विधानसभा 2023 के चुनावी रण में हम पहुंचे हैं चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी में, जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार बद्रीलाल जी जाट से हम बात करेंगे। बद्रीलाल जी जाट वर्तमान में सरस डेयरी के चेयरमैन हैं और आज लंबे समय बाद करीब 25 वर्षों बाद बड़ी सादड़ी में किसान पुत्र को मौका मिला है। तो किस तरह से ये बड़ी सादड़ी की जनता की सेवा करेंगे, इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलबुल रास्ता। धन्यवाद। आपको टिकट मिला है कांग्रेस से, किस तरह से बड़ी सादड़ी की जनता की सेवा करने के लिए आप आते हैं? एक कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जता के एक किसान के बेटे को, जो कि किसानों में क्या विपत्ति और क्या कैसे किसान अपना जीवन गुजार रहा है, उसके बारे में उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आज की जो स्थिति है किसानों की, उसके अनुसार अगर किसी भी किसान के घर पे अगर चाहे कितनी भी ज़मीन हो, तो वैसे अधिकतर लघु और सीमांत कर सके 5 बीघा, 10 बीघा, 15 बीघा, 20 बीघा में गुजारा करने वाला अधिकतर किसान है। उन किसानों की स्थिति ये है कि अगर उसके घर में कहीं से भी 2 रुपये की आमदनी या कहीं से नौकरी या मजदूरी से अगर घर में पैसा नहीं आए, तो वो किसान 20 बीघा खेती करके भी अपने परिवार को नहीं पाल सकता है। उस किसान को स्थिति इतनी ये दयनीय है कि बैंक से अगर कर्जा ले लेता है तो बैंक का कर्जा नहीं चुका सकता और एट लास्ट फांसी खानी पड़ती है। किसानों के लिए जो अशोक गहलोत सरकार ने जो इतनी योजनाएं, चाहे कर्जा माफ़ी, आप बैंकों का देखो 14,000 करोड़ ऋण माफ़ करा, जो कि आपके कोऑपरेटिव सेक्टर के बैंक है। 14,000 करोड़ जो माफ़ करा, उसमें कई किसानों के 50,000 से लेकर 2 लाख तक जो GSS ग्राम सेवा सहकारी समितियों से जो कोऑपरेटिव बैंकों से जो ऋण थे वो माफ़ हुए। किसान के लिए जो डेवलपमेंट की जो पॉलिसी है वो कांग्रेस सरकार ही बना सकती है। आपने देखा होगा देश के आज़ादी से पहले और आज दिन तक कांग्रेस सरकार ने कितने बांधों का निर्माण कराया और कितने जो आपकी बंजर भूमि व लैंड पड़ी थी उस पर पानी पहुंचाना तक का काम करा। अभी RCP ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट का जो अब राजस्थान का मुद्दा है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी का, हालांकि ये बात इस विधानसभा की नहीं है, लेकिन पार्टी की सोच बता रहा हूँ कि जब ये आदमी पद पे है, राजस्थान से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हो, आपने राजस्थान को कुछ नहीं दिया, तो पार्टी की इनकी नीति ये है। अब आप बड़ी सादड़ी का देख लो उदाहरण में, बीजेपी की बात करूँ, 2013 से लेकर 18 तक जो गौतम तक विधायक थे, उन्होंने जितना भ्रष्टाचार, करप्शन, गुंडागर्दी, चोट वसूली, लूट खसोट, आपको भी पता होगा, जनता के क्षेत्र की जनता को भी पता है, उन्होंने जिस तरीके से ये करा है लूट खसोट करने का काम, उसके बेस पे 2018 में उनका टिकट काट दिया था उनकी पार्टी। 2018 में ललित ओस्तवाल जी, जो एक सिंपल से आदमी माने जाते हैं, साधारण आदमी, उस आदमी को टिकट दिया। उसमें जब ललित ओस्तवाल जी वापस पार्टी के कैंडिडेट बने, वो विधायक का चुनाव जीते। बीजेपी पार्टी की नीति की बात कर रहा हूँ, उनकी मंशा की बात कर रहा हूँ कि जो आदमी बहुत सिंपल था, जिस पे मैं कहता हूँ कि उस आदमी ने जिंदगी में 1 रुपया नहीं खाया होगा, उस ऐसे ईमानदार आदमी का अगर टिकट काट के फिर उसी गुंडे को दे दिया जो गुंडागर्दी करते हैं, तो फिर पार्टी को, बीजेपी पार्टी को अच्छा नहीं लगता है। ढंग के लोग, जो ईमानदार लोग हैं ना, तो पार्टी, इस पार्टी को चाहिए उसी तरीके के लोग, जिस तरीके की गुंडागर्दी और क्षेत्र में डोडा चुरा या अफीम काश्तकारों को जिस तरीके से लूटा है ना, वो जो लूट आज लोग भूले नहीं है। तो फिर इस पार्टी की नीति ऐसी है। इस लूट को किस तरह से खत्म करने का आप प्रयास करेंगे? आपको कांग्रेस ने टिकट दिया है, प्रत्याशी हैं, क्षेत्र में किस तरह की बातें हैं, किस तरह का माहौल है जिसको लेकर आप ये सारी गुंडागर्दी को खत्म करेंगे? सिंपल सा है, नेता ईमानदार हो, काहे की लूट खसोट पुलिस थोड़ी करती है, लूट खसोट अधिकारी थोड़ी करते हैं। नेता को ईमानदार होना चाहिए, नेता की भागीदारी होती है तभी तो नीचे अधिकारी करते हैं। नेता ईमानदार है, सीधा सा कह देता भाई नहीं कुछ नहीं चलेगा, समझ देना, तो सब ठीक हो जाता है। अब जब
नेता को पार्टनरशिप चाहिए तो सब कुछ होगा। ये बहुत सिंपल है, खुद खत्म नहीं करना, सीधा सा निर्देश जारी करना, ठीक ठाक आ जाओ, सिस्टम में रहो, बिल्कुल भूल जाओ इन चीज़ों को, तो ठीक है। अब सैलरी मिलती है उनको क्या ज़रूरत है? सही। हर अधिकारी को सैलरी भी तो मिल रही है। तो इस विधानसभा में जिस तरीके से जो चीज़ें हुई उसको ठीक करना, जैसे आपका डोडा चूरा का मामला है, मैं इस मामले में केंद्र सरकार को बिल्कुल कटघरे में खड़ा करता हूँ। आज अफीम के मामले में आप ये चीज़ देखो कि जो अफीम पैदा होती है, उस अफीम का अंतर्राष्ट्रीय बाजार का मूल्य आप कहते हो 5 लाख रुपए केजी है। सही। उस किसान से जब आपका डिपार्टमेंट नारकोटिक्स परचेज करता है, खरीदता है, तो उसको 1000 रुपये किलो देते हो। 10 आरी अफीम यानी आधा बीघा 10 आरी अफीम जो किसान बोता है, उससे 8 किलो आप अफीम लेते हो। 8 किलो लेके उसको 8000 देते हो, जबकि 10 आरी अफीम में दवाई और रख रखाव के 25,000 रुपये लगते हैं। अब जब आप 8000 रुपये दे के अफीम लोगे, उनको खुद के 10 आरी अफीम को पैदा करने के लिए मिनिमम 2 लाख रुपए का खर्चा है। मैं किसान हूँ, मुझे पता है हर चीज़ कैसे होती है। उनको कैसे अपने बेटे की तरह अफीम को पैदा करनी पड़ती, जैसे ना बेटा छोटे को बड़ा करते हैं ना, वैसे अफीम को पैदा करनी पड़ती है। उस अफीम का आप पैसे देते हो 8000। फिर किसान की क्या मजबूरी है, उस पैसे और अपना घर चलाना है, तो उसको ब्लैक करना पड़ता है कहीं न कहीं। अब नहीं, मत करो, कौन करेगा किसान? किसको जेल जाने का शौक है, किसको तस्करी करने का शौक है? मजबूरी, आप हालत ऐसा पैदा कर देते हो कि आप खाने को देते नहीं हो। आप भूखा मरता है, क्या नहीं करता, बंदूक उठाता है ना भूखा आदमी। सही। तो किसान क्या करे? उसी किसान को ये मजबूरी में 2 नंबर में ब्लैक में देना पड़ता है। फिर उसको पकड़ के, कोई रास्ते में पकड़ा है, उसने नाम लिया, उसको पकड़ के बंद कर दिया किसान। अरे जो देश का अन्नदाता है, अन्न जो उगाता है, आपको खाने को रोटी देता है, उसको आप तस्कर साबित करने में लगे हो। चाहते क्या? इस क्षेत्र की काफ़ी ज़्यादा समस्या है ये सबसे बड़ी समस्या है। जब तक इस पॉलिसी को, मैं कह रहा हूँ ना, मैं वादा करता हूँ, मैं किसानों का प्रतिनिधि बन के वादा करता हूँ, सरकार इसके 50,000 रुपये किलो घोषित कर कि हम 50,000 रुपये, आप 5 लाख रुपए मानते हो ना कि भाई अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य 1 किलो अफीम का 5 लाख रुपए है, तो आप 10% दीजिए, 50,000 रुपये किलो से अफीम के पैसे दे दीजिए। 8 किलो तो आपको अफीम लेते हो, 4 लाख दे दीजिए। मैं गारंटी देता हूँ आपको, इस जिले में तस्करी क्या, कोई आपको तस्कर नहीं मिलेगा, कोई किसान बेचने वाला नहीं मिलेगा। जब आपके डोडा चूरा जब 100 रुपये किलो आज के 5 साल पहले आप खरीदते थे, अफीम आप ले रहे हो, डोडा चूरा आपने एक कैसा ये कर दिया है कि नशे के चक्कर में, कि नशा नहीं हो तो डोडा चूरा सब जगह बंद कर दिया, नष्टीकरण चालू कर दिया। अब नशा नहीं हो, लेकिन उन क्षेत्रों के आप सर्वे तो करवाइए जहाँ नशा था, जहाँ डोडा चूरा चलता था। आज उन लोगों की हालतें ये है कि वहाँ जिस क्षेत्र में जाए, गंगानगर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, पंजाब, बाड़मेर, जिस क्षेत्र में जो डोडा लोग पीते थे, वहाँ आज डोडा मिल नहीं रहा है। आपने ऐसी पॉलिसी बना दी, तस्करी क्यों करनी पड़ रही थी? तस्करी तो आप करवा रहे हो अपनी पॉलिसी के अनुसार। वहाँ जब दुकानें थी तो 100 रुपये में किसान यहाँ बेच रहा था, उन दुकानों पर मिल रहा था। आज वहाँ के लोग टेबलेट खा के नशे पे जिंदा है, गोलियाँ खा रहे। गोली खाने से उनकी किडनी से लेके हर पार्ट शरीर का डैमेज हो रहा, स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा। तो जिस तरीके से जिस चीज़ों को ठीक करने के लिए आपने जो बंद करा है ना, वो एक जी का जंजाल बन गया। तो किसानों को क्या जरूरत है इन सब चीज़ों की करने की? अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग सब कुछ चीज़ें हो रही है। ये पॉलिसी ठीक करने का काम बीजेपी में तो क्या है कि जो भी नेता जो बनता है ना, वो तरह पे, अच्छा किसान तो है ही नहीं, देखो सच बात। और जो किसान अगर उस पार्टी में चुने हुए जाता है तो उनकी कोई सुनता भी नहीं है। ये भी बात सही है। वो एक बीजेपी नहीं सुनती है ना, बीजेपी किसकी सुनती है? बीजेपी तो कहती है कि जो हमने जो निर्देश देते हैं वही चलेगी। तो जिस पार्टी में किसी का सुनना नहीं होता है, देश का हालतें क्या है, गरीब। आप एयरपोर्ट में तो देखता हूँ, कई एयरपोर्ट तो इतने अच्छे एयरपोर्ट बना रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपका देश का 97% पॉपुलेशन जिसने हवाई जहाज का फोटो नहीं देखा यार, वो कागजों में फोटो देखते हैं, जो एयरपोर्ट नहीं गए, आप एयरपोर्ट बना रहे हो। अरे भाई, अपना देश का 97% लोगों की सोचो ना, तुम तो 3%, वही हो गई बात।
उन्हीं बिजनेसमैनों के साथ। जब आपका 97% लोग हवाई जहाज में बैठने या एयरपोर्ट तक पहुंचने वाले लोग नहीं हैं, जब आप कहते हो सरकार बहुमत से बनती है 51% या जिससे भी ज़्यादा वोट आए, जब बहुमत से सरकार बनी तो फिर बहुमत जो जनता जितनी बहुमत गरीब है उसको ठीक करो ना। सही पहले अगर आप जनता को ठीक करोगे तो क्रय शक्ति परचेज पावर बढ़ेगा, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। आज आपकी गरीबी, हर व्यक्ति के पास पैसा होगा तो वो क्या करेगा, भूखा तो सोएगा नहीं, कपड़े तो ढंग के पहनेगा, ढंग से रहेगा। तो जब ढंग से रहेगा तो बाजार में वो परचेज करेगा, जब उसके पास पैसा होगा तो क्रय शक्ति बढ़ेगी, जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तो दुकानदार का धंधा चल पड़ेगा, दुकानदार भी ठीक होगा, दुकानदार ठीक हुआ तो आपकी इंडस्ट्री भी चल पड़ेगी, इंडस्ट्री भी डेवलप पैदा करेगी, तो इंडस्ट्री ठीक होगी तो वहाँ रोजगार भी पैदा होगा। जी पॉलिसी, मेरा ये मानना है कि पॉलिसी इस तरीके होनी चाहिए ग्रास रूट की, कि जिससे क्या ठीक हो रहा है और अपनी जनता कैसे आपका नेतागिरी या पॉलिसी इसलिए थोड़ी है कि आप 3% लोग ठीक हो जाओ और बाकी 90% खराब मिल जाओ। आप नीचे से ठीक करो, धरातल से ठीक। दरअसल तो ठीक करो। ठीक है 10 साल आपका 20 साल और एयरपोर्ट नहीं बनेगा, आप फॉरेन में जाके अच्छा एयरपोर्ट देख लिया इसलिए भारत में बनाओ। नहीं जी, हम छोटे एयरपोर्ट में उड़ लेंगे जितने लोगों को उड़ना है। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे ग्रास रूट से ठीक करो, लोगों की आमदनी बढ़ाओ, आय बढ़ाओ। मैं कांग्रेस सरकार को उसमें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने जो मनरेगा जो चालू करी, इससे हर व्यक्ति के पास पैसा पहुँचा और हर व्यक्ति के पास पैसा पहुँचने से उनकी क्रय शक्ति बढ़ी, और जब क्रय शक्ति बढ़ी है तो लोगों का सारा सब कुछ ठीक हुआ। तो आपका अगर बिजनेस चलाना या इंडस्ट्री चलाना, मेरे इस बड़ी क्षेत्र की जनता की, बड़े सादड़ी क्षेत्र की जनता की बात करूं तो इस क्षेत्र में रोजगार नाम का कुछ भी नहीं है। आप पूरा घूम लो विधानसभा, ऐसा कोई फैक्ट्री या प्रोडक्शन हाउस नहीं है जिसका टर्नओवर 20 करोड़, बताओ, इतना कुछ नहीं है। अब जिस क्षेत्र में ऐसा कोई प्लांट नहीं है जिसमें 10 मजदूर काम कर रहे हो, तो फिर कैसे यहाँ की जनता जिएगी? आपका मेरा तो मैं कह रहा हूँ, मेरा प्रयास ये है, मैं एमएलए बना, सरकार रही, सब कुछ ठीक रहा, इस क्षेत्र में ठोक के एक प्लांट जरूर लगाएंगे जिससे प्रत्यक्ष रूप से 10,000 आदमी को रोजगार मिले और किसानों के लिए सड़क से लेकर संसद तक भी जाना पड़े। हालांकि हम लड़ रहे विधानसभा का चुनाव, लेकिन संघर्ष करेंगे और किसान को भी न्याय दिलाएंगे, मजदूर को भी दिलाएंगे और व्यापारी को भी दिलाएंगे और सारा कुछ ठीक करेंगे। इस विधानसभा की परिस्थिति जो भी रही है, लेकिन आगे विधायक पहले भी आपकी पार्टी के भी रहे हैं, उन्होंने भी विकास के लिए कई प्रयास किए, कितना उनसे संतुष्ट हैं हम? और वर्तमान में शायद अभी वो बागी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कैसे संतुष्ट करेंगे? वो नहीं लड़ेंगे चुनाव, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बात पक्का है। वो समझदार आदमी, पार्टी ने उनको इतना इज्जत दिया, 25 साल आपको टिकट दी, 25 साल में आप 10 साल एमएलए रहे, 3 बार आप चुनाव हारे हैं, आप ठीक रहते, आपका चल रहा तो थोड़ी टिकट चेंज होती, पार्टी नहीं करती। और पार्टी कोई सर्वे कराया और मैंने कोशिश भी कर रहा हूँ, वो फार्म उठाएंगे और पूरा साथ से, मतलब बहुत समझदार आदमी, एक्सपीरियंस होल्डर नेता, हम सबके नेता, वो ऐसा थोड़ी नहीं करेंगे। डेयरी चेयरमैन रहते हुए कितनी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा, किसानों के लिए कितना आपने काम किया है? देखिए, डेयरी चेयरमैन होते समस्याएं कुछ नहीं होती है, हल आप पॉजिटिव करो, समस्याएं होती नहीं है। समस्याएं क्या है कि आपको ठीक करने के लिए कुछ समय लगता है। जैसे मैं जब डेयरी का चेयरमैन बना था तो काफ़ी ऐसा था कि दूध की रेट 35 रुपये या 34 रुपये के आसपास थी। राजस्थान की पहली डेयरी है चित्तौड़गढ़ जिसने रेटें बढ़ाना चालू करा धड़ाधड़। तो फिर क्या हुआ कि दूसरी डेयरी वालों ने देखा यार कि ये चित्तौड़ ने बढ़ा दिया, हमारा दूध खत्म हो जाएगा, तो आसपास उदयपुर ने भी बढ़ाया, भिलवाड़ा ने कोई बढ़ाना पड़ा। फिर राजस्थान में कंपटीशन चला रेट बढ़ने का। तो जब रेट बढ़ाने का काम हुआ तो जब दूध हमारा होता था औसत 70,000 लीटर, वो 2.25 लाख लीटर पहुँच गया। डेयरी का टर्नओवर था 120 करोड़, वो 450 करोड़ पहुँच गए। हर चीज़ें हमारा पशु आहार बिकने लग गया, काफ़ी ज़्यादा निकलने लग गए। तो किसान को लगा कि दूध में ठीक है, तो काफ़ी लोग भैंसे और गायें भी परचेज करने लगे।
तो काफ़ी काम करना, हाँ ठीक है, आपको बिजनेस, ये डेयरी जो है वो एक तरह का बिजनेस है, हम उसके पॉलिसी बनाने का काम हम करते हैं, जो हमारा बोर्ड है कि कौन सी पॉलिसी किस तरीके से होगी। चित्तौड़गढ़ डेयरी एक बड़ा और काम करने जा रही है, खुद हर किसान को घर भैंस और गाय ला के देने वाली ऐसी डेयरी बन रही है। ऐसे काम वही लोग कर सकते हैं जिनका कोई विज़न हो, जिनको कुछ करके दिखाना हो, जज्बा हो। बाकी जब आपको एमएलए बना दो या चेयरमैन बना दो, आप छाप नहीं छोड़ोगे अपने काम की, तो आपको कौन पूछे? तो फिर क्यों बनना? फिर ठीक हो ना, वैसे भी तो लोग राम राम कर रहे हैं आपसे। अगर आपको करना है तो कुछ करो ना, मन के ऐसे थोड़ी सोना है, करने का कोशिश करनी चाहिए। बड़ी सादड़ी की जनता के लिए आप क्या क्या प्रयास करने वाले हैं? मैंने बताया आपको, एक कारखाने के प्रयास करूंगा, किसानों के लिए संघर्ष करूंगा, इस हो सके जितना मेरे बस में होगा। इस एरिया की जो लैंड है बहुत उबड़ खाबड़ है, सरकार को उसको समतल करने के लिए अनुदान वाले भी कोई पॉलिसी अडॉप्ट करवाएंगे, जिससे ज़मीन समतल हो और किसान का कम से कम 50% समतलीकरण में, उसको खेत बनाने में जो पैसा खर्च होता है उसका आधा पैसा सरकार की तरफ से सहयोग मिले। और जिस तरीके से गहलोत साहब ने जितने काम करें, और मैं तो ये मानता हूँ कि अशोक गहलोत ने जो काम करें, उनका एक बात तय हो गया कि उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी यहाँ तो पक्की है, लेकिन उनके जब 100 वर्ष पूरे होंगे तो फिर वह क्या है कि वो जो भगवान है ना, वो भी उनको बुलाएंगे, किधर है अशोक गहलोत जी, आइए, उनसे अपन सलाह लें कैसे पब्लिक ठीक रहेगी। तो जो पब्लिक की भावना जो अशोक गहलोत जी ने समझी, वो भगवान भी उनसे राय लगे, ये तय। तो ये थे हमारे साथ में डेयरी चेयरमैन बद्रीलाल जी जाट, जो कांग्रेस से बड़ी सादड़ी से प्रत्याशी हैं। और आपका ये कहना है कि बड़ी सादड़ी में एक इंडस्ट्री मैं ज़रूर लगाऊंगा, जिससे जितने भी जो बेरोजगार लोग हैं वह रोजगार पा सके। सहयोगी महावीर व्यास विनोद माली के साथ कुलदीप सिंह, पलवल, राजस्थान।